गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 6 सितंबर पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपकी प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करने वाले हैं वेरियस टॉपिक्स के साथ। तो डिस्कस करेंगे हम टग बोट के बारे में। आयुष्मान भारत के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। देन इंडिया की जो रैंकिंग एक रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में भी एक क्वेश्चन है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। देन ड्राफ्ट डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन को देखेंगे यहाँ पे। देन जीडीपीआर को भी डिस्कस करेंगे। डीआरएससी के ऊपर भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं। और रिसेंटली लाल बहादुर सिंह एंड कुमार अभिनव ने हमें ज्वाइन किया, सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। मार्किंग स्कीम आप जानती हैं कि 6 या 6 से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हैं तो दैट विल बी इन द सेफ जोन। इसके लिए आपको सिर्फ 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज करना है। लेस देन 6 अगर आपने स्कोर किया, मान लीजिए 3 या 5 आपका स्कोर आता है, या कोई अगर आपने स्कोर किया विच इज लेस देन 6, तो उस सिचुएशन के अंदर आप आफ्टर एन आवर और सो 1 घंटे के बाद इसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच आर द फॉलोइंग वेट द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ द टग बोट। तो टग बोट के बारे में पूछा गया है कि इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को जो वेट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। क्या स्टैंडिंग स्पेसिफिकेशन कमेटी करेगी, आईएसओ करेगी, डीआरडीओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग? सोचिए। चलिए देखिए, मेक इन इंडिया को रियलाइज करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को रियलाइज करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने कहा है, सभी मेजर पोर्ट्स को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो भी टग बोट्स होंगे, और टग बोट्स क्या होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सिर्फ इंडियन मेड ही होनी चाहिए। तो मेक इन इंडिया के ऊपर एम्फोसिस दिया जा रहा है कि जितनी भी टग बोट्स आप यूज करेंगे वो मेक इन इंडिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग स्पेसिफिकेशन कमेटी जो है वो भी बनाई गई है, ताकि जो इसकी डिजाइनिंग है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए टग बोट की, जो कि इंडिया में डिजाइन करी जाएगी। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जितनी भी मेजर पोर्ट्स इंडिया के अंदर, इवन स्मॉल पोर्ट्स के अंदर भी आपको इंडियन मेड टग बोट्स ही दिखाई देंगी। तो यहाँ पे इस कमेटी का ये काम रहेगा कि डिजाइनिंग को पास करे, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को भी बताए। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये टग बोट कुछ इस तरीके से होती है, देख सकते हैं। और इट इज प्रपोज टू सेटअप अ स्टैंडिंग स्पेसिफिकेशन कमेटी। इसके अंदर एक एमडी होंगे, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, कोचिन शिपयार्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी इसके अंदर होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है वहां से भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मेन काम जो रहेगा वो अप्रूव करना रहेगा टग डिजाइन का स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक पर्पस मेक इन इंडिया, मेंस में भी अगर आता है तो आप इस तरीके के एग्जांपल दे सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने ऐसा किया है जिससे कि मेक इन इंडिया के ऊपर जो पूरा एम्फोसिस है वो दिया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, डिस्कस करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइंस दी है। ठीक है, और इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया कि क्या क्या रिवाइज इसके अंदर किया गया है, क्या क्या चेंजेस लाए गए। पहली स्टेटमेंट कहती है क्रेडिट लिमिट फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आयुष्मान भारत के अंडर है। इसके अंदर कहा गया है कि जो इंक्रीज है वो 3-fold किया गया है, हो सकता है। सेकंड, टारगेट्स प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन आर बीइंग इंक्रीज्ड इन द फेज्ड मैनर। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करी जाएगी वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, वीकर सेक्शन के लिए वहां पर एक इंक्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा फेज्ड मैनर के अंदर। लोन लिमिट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी हैव बीन इंक्रीज्ड अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस। तो रिवाइज गाइडलाइंस के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए जो लोन दिया जाता है वो भी इंक्रीज किया गया है। सोचिए। चलिए देखिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें हम वहीं पे ही इंक्रीमेंट करेंगे जहां पे कॉमन सेंसिकली हमें लगता है कि हमारा जो देश है उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, हम जो फार्मिंग का इशू है, वीकर सेक्शन है, उसको हमेशा एक सेंटर अटेंशन देते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे फेज मैनर में इंप्रूवमेंट करना काफी जरूरी था। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अभी हमारा ध्यान है, और हमारा नहीं बाकी कंट्रीज का भी जो है ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। इसी वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यहां पर भी इंक्रीज होगी। इवन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का भी जो पर्पस है वो भी यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो इंक्रीज है वो यहाँ पे 2-fold किया जाएगा, 3-fold नहीं। तो जितना आप यहाँ पे एलोकेशन करते थे उससे डबल एलोकेट किया जाएगा, 3 गुना नहीं। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर बात करें तो यहां पर खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर स्टार्टअप्स जो हैं वहां पर भी कहा गया कि बैंक विल फाइनेंस द स्टार्टअप्स, 50 करोड़ रुपीस तक इसको फाइनेंस किया जाएगा। इवन जो फार्मर्स हैं उनको भी लोन दिया जाएगा अगर वो सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करते हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स है वो अचीव किए जा सके। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अभी एक नई रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से रैंकिंग जो वो भी बताई गई है। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन रोड नेटवर्क? रोड नेटवर्क की अगर बात करें विश्व के अंदर, इंडिया की रैंकिंग क्या है? क्या फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सोचिए। चलिए, तो अभी रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ने एक 60th एनुअल कन्वेंशन जो थी इसको एड्रेस किया था और यहां पे इन्फॉर्म किया कि करंट रेट ऑफ रोड बिल्डिंग पर डे जो हमारा है वो अराउंड 30 किलोमीटर पर डे है, और यहां पे हाईएस्ट की बात करी जाए तो 40 किलोमीटर पर डे हाईवेज के ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये चीज बताई गई है कि ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर हम रोड बना लेते हैं और 40 किलोमीटर इज द हाईएस्ट एक दिन के अंदर। यहाँ पे इंडिया के रोड नेटवर्क की बात करी जाए तो हम सेकंड नंबर पे हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो रैंक है वो सेकंड है, बी इज द करेक्ट आंसर। और पर डे जितना कंस्ट्रक्शन होता है उसका डेटा भी आपको पता होना चाहिए, मेंस में भी ये जो फैक्ट्स हैं आपको हेल्प कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट? ये अभी जो रिपोर्ट थी, अगर आपने राज्यसभा देखा है तो वाइस प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर इसको एक तो लॉन्च भी किया है, इसको रोल आउट भी किया और इसके ऊपर बात भी करी थी। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने रिलीज किया है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। एक बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है कि जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट होती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो बेसिकली किस तरीके के चैलेंजेस होंगे, मेल न्यूट्रिशन होगा, वेरियस टाइप की जो बीमारियां होती है बच्चों को लगती है उसको लेके क्या हमारे पास वेरियस डिसीज के लिए रेजोल्यूशंस अवेलेबल हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ों की बात करी गई है। स्टेट वाइज डेटा भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, तमिलनाडु हैज टॉप द लिस्ट। इसके ना तमिलनाडु ने टॉप किया हो सकता है। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मोबाइल क्रैशेस, तो वेरियस मोबाइल क्रैशेस ने इस रिपोर्ट को बनाया है। द रिपोर्ट शोड द एविडेंस ऑफ ह्यूज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेरियस एविडेंसेस भी बताए गए हैं कि ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर जो ईसीडी है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, इसको फोकस किया जाता है। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें जब मोबाइल क्रैशेस ने इसे बनाया तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। और साथ में ही अगर जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वहां पर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो जो रिटर्न है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे चल के आपको हेल्थ के ऊपर कम खर्च करना पड़ता है। और ऐसे बच्चे जिनको स्टार्टिंग में एक अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है तो एजुकेशन एरियाज में भी वो एक्सेल कर जाते हैं और देन इवेंचुअली हमारी जो इकोनॉमी है, जो देश की डेवलपमेंट है, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो है वो भी करेक्ट है। लेकिन तमिलनाडु ने इस लिस्ट में टॉप नहीं किया है, जो टॉप किया है वो किया है केरला ने, और तमिलनाडु का थर्ड नंबर है। तो पहले नंबर पे केरला है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो रैंकिंग है। तो केरला का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, देन गोवा है, त्रिपुरा है, देन तमिलनाडु है, मिजोरम है। जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वो आप देख सकते हैं, बिहार और यूपी लेस देन एवरेज है, इवन झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी लेस देन एवरेज है, क्योंकि इंडिया का जो एवरेज है वो 0.585 है। ये ध्यान रखिएगा। तो किस स्टेट ने टॉप किया है, रिपोर्ट किस चीज़ को लेके है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में पूछा गया, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया था कल, तो इनके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जो है बेसिकली वैसे तो हिस्ट्री का है, लेकिन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ही सर्व्ड एज द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट मैसूर। मैसूर के अंदर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी के तौर पे पढ़ाया था और ये पर्टिकुलर रैंक जो था वो होल्ड किया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ प्रोफेशनल चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में उन्होंने प्रोफेशनल चेयर को होल्ड किया था एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू सो, और वो पहले भारतीय बने थे ऐसा करने वाले। ही वॉज अवॉर्डेड एन नाइटहुड इन 1931। तो 1931 में उन्हें नाइटहुड दी गई थी। सोचिए। तो यस, पहली स्टेटमेंट जो हमारी वो करेक्ट है। फिलोसफी के जो प्रोफेसर थे वो रहे थे, वो मैसूर के अंदर, इवन कैलकाटा के अंदर भी वो रहे थे। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करी जाए तो यस, नाइटहुड का जो स्टेटस था वो उनको मिला था 1931 के अंदर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए कि जो प्रोफेशनल चेयर उन्होंने होल्ड करी थी, यस ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, बट ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू सो एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा। कुछ और चीजें देखें तो ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया क्या थी, बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एल्डरली अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए थी। देन इसके अलावा उनके जो बिलीफ था वो ये था कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। तो टीचर्स जो है वो पूरी जो आपकी देश है उसके बेस्ट माइंड्स होते हैं और इसी वजह से कंट्रीब्यूशन जो होता है उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। सिंस 1962 उनका जो बर्थडे होता है वो 5 सितंबर जो डेट है उनको इंडिया के टीचर्स डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
आप में से बहुत सारे लोग जो हैं स्पेक्ट्रम एमसीक्यू को सब्सक्राइब कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे, और मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियोस को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इसमें जो क्विज़ेज हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा प्रीलिम से पहले, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लेकिन हेल्प तभी होगी आपकी अगर आप इसमें जो क्विज़ेज हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाते हैं वीडियो को देखने के बाद। जिन लोगों ने ये चीज़ अभी सब्सक्राइब नहीं करी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में exam.netmock.com का जो लिंक है उस पर जाके इस सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेवीज कंडक्टेड इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। तो कौन सी दो देशों की ऐसी नेवीज है जो कि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। देखिए ये जो नेवी एक्सरसाइज है कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, पहले भी कई बार हो चुके हैं। दिस इज द 11th एडिशन इफ आई से सो, और 11th एडिशन हो रहा है, लेकिन आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच में हो रहा है। सोचिए, चलिए तो यहां पे ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। अगर बात करी जाए तो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। और यहां पे ये होता है इंडिया और रशिया की नेवीज के बीच में, और 4th and 5th सितंबर को इसे कंडक्ट किया गया था। तो कल ही ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हुई है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको कुछ और चीजें इस एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। तो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज जो है बेसिकली 2003 में स्टार्ट करी गई थी इंदिरा नेवी, और बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को इंक्रीज करने में इंडिया और रशिया के बीच में स्टार्ट करी गई थी, और अभी तक ये चलती हुई आ रही है। 2003 में स्टार्ट करी गई थी, अब 2020 आ गए, 11th एडिशन चल रहा है। बाइनियल एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी एम जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का वो है कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो है दोनों नेवीज की उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसको एनहेंस किया जा सके। इंडियन नेवी जो थी उसको रिप्रेजेंट किया था किसने, मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय इंडिजिनस फ्रिगेट, और यहाँ पे हमारी इंडिजिनस जो बेसिकली फ्रिगेट्स होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें वेरियस हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि दीपा के बारे में पूछा गया। दीपा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट डीपा, दैट इज ड्राफ्ट डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज रिलीज्ड बाय मीटी, इसे मीटी ने रिलीज किया है। DIPA will create an AI, that is artificial intelligence concerning geography of the country। तो geography of the country को लेके यहाँ पे कोई artificial intelligence बनाने की बात करी जा रही है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, डेटा जो है आपको पता है डेटा इज द न्यू करेंसी नाउ, और आप अगर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते होंगे तो पहली चीज वो जो आपसे मांगते हैं दैट इज द एक्सेस टू योर डेटा। ये चीज मांगते हैं कि वो आपके फोटोज को एक्सेस कर पाए, आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर पाए, बिकॉज दे नो एंड एवरीबडी नोज कि जो डेटा है ये नई करेंसी होने वाला है 21st सेंचुरी के अंदर। इसी वजह से हर कोई आपके डेटा को एक्सेस करना चाहता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। तो आप जो भी एक्सेस देते हैं उसको बिल्कुल सोच समझ के दिया करिए, हर एप्लीकेशन को एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। क्या इसे मीटी ने रिलीज किया? देखिए जो पूरा ड्राफ्ट है इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए, डेटा की प्रोटेक्शन के लिए। ये कोई भी ज्योग्राफी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड नहीं है। इसमें बेसिक पर्पस यही है कि किस तरीके से इंडिविजुअल का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं ये चीज उससे भी रिलेट करती है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा हमने अराउंड 20 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स जो हैं उसको बैन किया है, क्योंकि ये जो चाइनीज ऐप्स थी इंडियन डेटा को एक्सेस करके उसे अपने डेटाबेस में सेव भी कर रही थी और सेल भी कर रही थी। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसी वजह से डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर को लाया गया है, ताकि जो पर्सनल इंडिविजुअल डेटा है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको सिक्योर किया जा सके, अननेसेसरली वो शेयर ना हो और हमारा पूरा का पूरा अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल हो, जो कि एट द मोमेंट नहीं है। तो यहाँ पे फ्री, इन्फॉर्म्ड, स्पेसिफिक, क्लियर एंड रेवोकेबल हमारी जो एक कॉन्सेंट होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। हमारी कॉन्सेंट के बिना डेटा शेयर भी ना हो, और जब भी चाहे हम डेटा वो रिवोक हो जाए, ताकि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमारे डेटा को यूज ना कर पाए, सेल ना कर पाए। तो क्या ये मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लेके ये आए हैं दीपा? नहीं, इट इज रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्या काम किया जाएगा, जिसके अंदर बेसिक काम यही होगा कि जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और एम्पावर किया जा सके इंडिविजुअल्स को, कि वो अपने पर्सनल डेटा को कंट्रोल कर सके और किसको एक्सेस देना है किसको नहीं एक्सेस देना है इसका पूरा राइट उसके पास हो। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और आपको पूछा था कौन सी इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। जीडीपीआर को लेकर है पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। क्योंकि अभी हमारा खुद का एक इनिशिएटिव आ गया है डीपा करके, तो इस तरीके से जीडीपीआर एक वर्ल्ड लेवल पे जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करी गई है। तो पूछा कि इज इट द यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव, क्या ये ईयू का इनिशिएटिव है? इट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज को इंट्रोड्यूस किया था इसने? इट्स फोकस इज ऑन गैदरिंग मिनिमम डेटा, इसका फोकस जो होता है कि मिनिमम डेटा को कलेक्ट किया जाए। सोचिए,
चलिए देखिए, काफी कॉमन सेंसिकल हो गया था क्योंकि काफी सारी चीजें हम डेटा प्रोटेक्शन को लेकर डिस्कस कर ही चुके थे और मैंने आपको बता ही दिया कि ये ग्लोबल लेवल का इनिशिएटिव है। तो यस, ईयू का ये इनिशिएटिव है जिसमें कोशिश ये करी जाती है कि किसी भी इंडिविजुअल से जो कि इंटरनेट को यूजर है उससे मिनिमम डेटा कलेक्ट किया जाए। और अगर आपको याद हो, जीडीपीआर के हिसाब से यूरोपियन यूनियन ने अभी गूगल और इवन फेसबुक के ऊपर भी कुछ चार्जेस जो थे वो लगाए थे, खासतौर पर गूगल के ऊपर, कि अननेसेसरी जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है लोगों का और उसको फिर यूज किया जा रहा है लोगों को टारगेट करने के लिए कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट का टारगेट उन पे किया जा सकता है। क्या स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज इसने इंट्रोड्यूस करे हैं? तो ये भी बिल्कुल ठीक है और मिनिमम डेटा कलेक्शन की भी बात करी जाती है ताकि हमारी जो एक सीक्रेसी है, जो इंडिविजुअल की अपनी एक लाइफ है, उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करी जा सके और वो पब्लिक डोमेन में ना जाए। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेसिकली डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज जो थी अभी न्यूज में थी उसको लेकर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है अ मिनिस्टर इज एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो जो मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच स्टैंडिंग कमेटी इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस दिन कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है बाद में उसका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि यही इशू न्यूज में था। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो DRSC है, दैट इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, इसका जो टेन्योर होता है वो 1 year का होता है, मतलब 1 साल का होता है। और यहाँ पे ये जो 1 साल है 11 सितंबर को खत्म हो रहा है, 11 सितंबर 2020, मतलब अगले ही वीक खत्म हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो ये कमिटीज थी ना ही मिल पाई, ना ही इनके अंदर ज्यादा काम हो पाया। और अगर यहाँ पे जब तक ये वाली कमेटीज खत्म ही नहीं होंगी, नई कमेटीज हम बना नहीं पाएंगे और कोविड-19 की वजह से पता नहीं कि हम नई कमेटीज कब बना पाएंगे। तो यहाँ पे एक डिमांड उठी है कि क्यों ना इसके जो 1 साल का टेन्योर है इसको 2 साल का कर दिया जाए। एट प्रेजेंट 2 साल नहीं है, लेकिन अभी बात चल रही है राज्यसभा के अंदर कि क्यों ना टेन्योर को इंक्रीज करके 1 साल से 2 साल कर दिया जाए। और इट इज मोस्ट लाइकली कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है अगले 10-15 दिन में ये जो टाइम पीरियड 1 साल है वो 2 साल हो भी जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं। देखिए, मिनिस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही मिनिस्टर जो है, मान लीजिए कि पहले वो मिनिस्टर नहीं थे और वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, जैसे ही वो मिनिस्टर बने उन्हें कमेटी से बाहर आना पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के वो मेंबर नहीं बन सकते। और जैसे ही उनका बेसिकली DRSC के वो मेंबर है लेकिन उनका कोई नॉमिनेशन होता है एज ए मेंबर, तो उनको वो स्टैंडिंग कमेटी को छोड़ के जाना पड़ता है। देन ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी। तो वो कमेटी के मेंबर नहीं रहते हैं जब उनको मिनिस्टर का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा पूछा था, कौन सी करेक्ट है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ देम, कोई भी करेक्ट नहीं है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि DRSC को लेकर ही है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे राज्यसभा में अभी डिस्कशन चल रही है कि इसके 1 साल के टेन्योर को इंक्रीज करके 2 साल का कर दिया जाए। ठीक है, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जो है वो बेसिकली इसको कंसीडर करेगा कि क्या DRSC का जो टेन्योर है चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इनफ टाइम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। नेवरदलेस इसके ऊपर जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उसको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है देयर आर 24 DRSC। तो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें से 8 जो हैं, दिस इज आउट ऑफ विच 8 आर अंडर राज्यसभा, जिसमें से 8 राज्यसभा के अंदर है और 16 लोकसभा के अंदर है, हो सकता है। ईच स्टैंडिंग कमेटी इज 30 मेंबर्स। जो भी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, हो सकता है। ओनली लोकसभा मेंबर्स आर पार्ट ऑफ DRSC। इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सोचिए। चलिए, तो यहां पे मैं आपको बताऊं तो 24 DRSCs हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर से 8 राज्यसभा में है और 16 लोकसभा में है। और इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। यहां पे बात करी जाए तो टोटल 31 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। अब इन 31 मेंबर में से 21 लोकसभा में से आते हैं और 10 आपके राज्यसभा में से आते हैं। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट की सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स इसमें होंगे, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कौन नॉमिनेट करेगा? लोकसभा के जो 21 मेंबर्स हैं उसको स्पीकर नॉमिनेट करता है। और इसी तरीके से राज्यसभा के जो 10 मेंबर्स होते हैं उसको कौन नॉमिनेट करता है? उसको चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। क्योंकि DRSC वैसे तो इंडियन पॉलिटी का ये इशू है, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में बात हो रही है और मैं आपको बता चुका हूं स्टैटिक में कोई भी चीज अगर करंट अफेयर्स में आती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जिसने करेक्ट किया था विनर ऑफ द डे उनको भी देखेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था टग बोट के बारे में। स्टैंडिंग स्पेसिफिकेशन कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को। ऐसा लगता है कि मेक इन इंडिया जो है वो हमें टग बोट के अंदर लेके आना चाहिए। मेजर पोर्ट्स जो होंगे वो अब इंडियन मेड टग बोट्स को ही आने देंगे। देन हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरबीआई की रिवाइज गाइडलाइंस को लेके है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेके। तो पैसा किसको ज्यादा दिया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ज्यादा दिया जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाएगा, वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, और यहां पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है आयुष्मान भारत के अंदर, यहां पे जो पैसा है उसको तो डबल कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप्स के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। फार्मर्स जो कि सोलर पंप्स लगा रहे हैं, सोलर एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, उनको भी पैसा दिया जा रहा है। इंडिया का रैंक देखिए रोड नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे सेकंड रैंक है। और हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर ऑन एन एवरेज जो सड़क है हम बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर पर डे बना देते हैं। फिर हमने इसके बाद डिस्कशन किया था द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट लेके आए थे वाइस प्रेसिडेंट हमारे, और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं अर्ली एज में उनकी डेवलपमेंट के ऊपर हमें काफी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ स्टेट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि एवरेज से कम परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में देखा था। मैसूर के अंदर प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी रह चुके हैं, कैलकाटा में भी पढ़ा चुके हैं ये, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेशनल चेयर इन्होंने होल्ड करी थी। जो नाइटहुड का स्टेटस था वो भी 1931 में इनको दिया जा चुका था। उन्होंने अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था एल्डरलीज के लिए जिसका नाम था हेल्पेज। और इसके अलावा जो हमारा 5 सितंबर है उनको हम उनकी याद के अंदर एज ए टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमने देखा था वेरियस टू नेवीज जो कि इंदिरा एक्सरसाइज करती है, तो इंडिया रशिया 2003 से करती हुई आ रही है, और जो इसका 11वां एडिशन है वो अब हम रिसेंटली हमने कंडक्ट किया है। बाइनियल एक्सरसाइज है, इंटर ऑपरेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दीपा के बारे में देखा था, मीटी नहीं लेके आए, इसे नीति आयोग लेके आए ताकि जो डेटा प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल लेवल पे वो किया जा सके। अदरवाइज इस टाइम पर सारी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन डेटा, सोशल मीडिया आपके डेटा के पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद जीडीपीआर के बारे में देखा था, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, मिनिमम डेटा में विश्वास रखता है, और यहाँ पे लॉ, वेरियस प्रोटेक्शन लॉज जो है उसको भी इंट्रोड्यूस इसने किया है। फिर हमने देखा था डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं एलिजिबल नहीं होते हैं वंस दे एंटर्ड इनटू डीआरएससी, और फिर मिनिस्टर बनते हैं तो उनको डीआरएससी को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे जो इनका कार्यकाल है, टेन्योर जो है डीआरएससी का, वो 1 साल से बढ़ाकर 2 साल बढ़ाने की बात करी जा रही है। रीजन इज कि कोविड-19 के टाइम पे डीआरएससी के अंदर ज्यादा काम नहीं हो पाया है। इसके अंदर बेसिकली लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर्स आते हैं। टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें से 8 राज्यसभा में है और 16 लोकसभा के अंदर है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको स्पीकर यहां पर नॉमिनेट करते हैं और चेयरमैन करते हैं राज्यसभा के अंदर, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा जो हमने लास्ट टाइम किया था। देखिए आंसर करना जरूरी इसलिए क्योंकि ये देखिए ये वीडियो हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, और अगर आपको ऑपरेशन ट्विस्ट याद रहता है तो इट्स अ गुड साइन। नहीं याद रहता है तो आप गूगल में या लास्ट वाला वीडियो जो है उसको दोबारा से देखकर इसका आंसर कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जब ये चीज आए तो आपको याद हो। ऑपरेशन ट्विस्ट का एक लाइन में मुझे आंसर करिएगा। लास्ट टाइम हमने जो पूछा था काफी कम लोगों ने इस पर आंसर किया। क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में हो सकते हैं काफी सारे लोगों को नहीं पता हो, तो इसका मतलब यह है कि इस एरिया में आपको पढ़ने की जरूरत है इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो शिवराज हीरा है उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो CRR, क्वांटिटेटिव टूल्स के एग्जांपल दिया है। और मार्क्स जो है वो अपने जरूर लिखिएगा। 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया देन यू आर इन द सेफ जोन। 24 घंटे में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेस देन 6 स्कोर किया तो 1 घंटे के बाद दोबारा से इसे रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर की जो PDF है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा कोई और भी डाउट है आपका तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा पर्सनल ID भी वहां पर दिया गया है। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। अदरवाइज यूट्यूब शायद आपको नोटिफिकेशन ना भी भेजिए अगर बेल आइकन प्रेस नहीं है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।